आज है 22 अक्टूबर और हम शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला है दुर्गावती टाइगर रिजर्व, ये मध्य प्रदेश में बनेगा। ठीक है, जो केन बेतवा नदी का लिंकिंग हो रहा था, ठीक है, उसमें पन्ना टाइगर रिजर्व का कुछ पार्ट आएगा। तो उस पार्ट से जो टाइगर्स हैं उनको एक तरह से कह सकते हैं कि रिलोकेट किया जाएगा वहाँ पे उस नए दुर्गावती टाइगर रिजर्व में। ठीक है, उसके बाद पाखरो टाइगर सफारी प्रोजेक्ट, ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का हिस्सा है। अभी मतलब वहाँ की सरकार उत्तराखंड की सरकार इसको बना रही है। ठीक है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का हिस्सा है, जो कि नैनीताल डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड में है। ठीक है, यहाँ पतली दुन वैली है। ठीक है, जो रामगंगा नदी के कारण बनी है। और जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, ये 1936 में हैले नेशनल पार्क के रूप में शुरू किया गया था। और टाइगर प्रोजेक्ट जो 1973 में शुरू हुआ था, उसमें सबसे पहला ये नेशनल पार्क आया था। ठीक है, फिर है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, इसकी 95% पॉपुलेशन जो है राजस्थान की जो डेजर्ट नेशनल पार्क है, ठीक है, वहाँ पे है। 150 है वहाँ पे, और वही 95% पॉपुलेशन है। बाकी थोड़े बहुत पाकिस्तान में है। और जो इंडिया में कच्छ का इलाका जो है, कच्छ के ग्रासलैंड है, वहाँ पे है, पाया जाता है। महाराष्ट्र के जो एरिड रीजन है, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के एरिड रीजन है, वहाँ पे पाया जाता है। ये राजस्थान का स्टेट बर्ड है। ठीक है, अगर प्रोटेक्शन वाइज देखा जाए तो शेड्यूल 1 में है, जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का शेड्यूल 1 है, उसमें इसको रखा गया है। साइट्स के अपेंडिक्स 1 में है, और IUCN की रेड लिस्ट में ये क्रिटिकल इंडेंजर्ड है। ठीक है, फिर है संपूर्णानंद टेलीस्कोप, ये आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंस, जो कि मनोरा पीक नैनीताल में है। ठीक है, और ये 1972 में इस्टेब्लिश किया गया था। तब एरीज को यूपी स्टेट ऑब्जर्वेटरी कहा जाता था। ठीक है, उसके बाद ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल, इसको लैंड, सी, सब सी और एयर से लॉन्च किया जा सकता है। ठीक है, और ब्रह्मोस का जो अभी बन रहा है अपडेटेड वर्जन है ब्रह्मोस NG, मतलब नेक्स्ट जनरेशन, जो कि काफ़ी हल्का होगा जो अभी प्रेजेंट वर्जन है उसके मुकाबले। इसको जो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है तेजस, उससे भी लॉन्च किया जा सकेगा। फिर है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने गूगल पर फाइन क्यों लगाया। ठीक है, कंपटीशन कमीशन का मानना है कि गूगल जो है अपने डोमिनेंट पोजीशन का मिसयूज़ कर रहा है, और वो जो मोबाइल डिवाइसेस हैं, मोबाइल कंपनीज हैं, उनको फोर्स कर रहा है कि वो मोबाइल फ़ोन में जो गूगल मोबाइल सूट होता है उसको प्री इंस्टॉल रखें पहले से। ठीक है, उसमें जैसे आपका गूगल सर्च क्रोम, यूट्यूब, गूगल प्ले स्टोर, मैप्स, फोटोज़, ठीक है, गूगल फोटो जिसको हम कहते हैं, ये सारे ऐप्स उसमें पहले से इंक्लूड रहते हैं। ठीक है, तो जो यूज़र होते हैं उनको चॉइस नहीं मिलती है, और वो पहले से इंस्टॉल रहते हैं तो उन्हीं का इस्तेमाल होता है। और बाकी जो और इसी के पैरेलल प्रोग्राम्स हैं या सॉफ्टवेयर्स हैं, उनका लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं क्योंकि ये पहले से इंस्टॉल रहता है उसमें। ठीक है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की बात करें तो ये कंपटीशन एक्ट 2002 के तहत बनी थी, 2009 में बनाया गया था इसको। और ये एक क्वासी जुडिशियल बॉडी है। ये कोई भी जैसे कंपनी का मर्जर या एक्विजिशन होता है, तो उनको इससे परमिशन लेना पड़ता है एक तरह से। ठीक है, ताकि वो अपनी जो उनकी पोजीशन है या मार्केट पोजीशन है उसका गलत इस्तेमाल ना कर पाएँ। फिर है क्लाइमेट ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट का 8वां एडिशन निकाला गया। ये जो G20 कंट्रीज़ हैं उनकी जो क्लाइमेट एक्शन है उसको असेस करती है। ठीक है, ये बताती है कि कितना किस कंट्री ने एफर्ट डाला है और उनको कितना फ़ायदा या नुकसान हो रहा है। ठीक है, इन्होंने बताया इस बार कि जो कंट्रीज़ हैं, G20 कंट्रीज़ हैं, इन्होंने फॉसिल फ्यूल सब्सिडीज़ दी हैं करीब 190 बिलियन की 2021 में दी हैं। ठीक है, $190 बिलियन की। ठीक है, और बताया कि इंडिया को करीब $159 बिलियन का नुकसान हुआ है। ठीक है, खासकर मैन्युफैक्चरिंग, एग्रीकल्चर और कंस्ट्रक्शन सेक्टर में, क्योंकि जो गर्मी है वो काफ़ी बढ़ रही है, मतलब ग्लोबल हीट जो है वो बढ़ रही है, उससे नुकसान हुआ है इंडिया को। इसमें बताया कि जो पोटेंशियल लेबर लॉस हुआ है वो करीब 167 बिलियन का हुआ है। ठीक है, उसके बाद है वायरल स्पिल ओवर रिस्क। ये क्या होता है, ये जैसे वायरस होते हैं उनको एक हमेशा होस्ट की ज़रूरत पड़ती है इन्फेक्ट करने के लिए चीज़ों को। ठीक है, ये होस्ट और वायरस का रिलेशन जो है वो काफ़ी स्टेबल होता है, और वो नॉर्मली एक ग्रुप में ही रहते हैं, सीमित रहते हैं। ठीक है, अनलेस अनटिल उनका इंटरेक्शन बढ़े ना किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से या इन्वायरमेंट से। तो अगर ये जब तक ये दोनों चीज़ किसी तीसरे चीज़ से नहीं मिलते हैं, तो उसमें ये वायरस का ट्रांसफ़र होना थोड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, अगर ऐसा होता है, जैसे मान लीजिए कोई ऐसा इन्वायरमेंट है जो ऑलरेडी पहले से प्रोटेक्टेड है, वहाँ पे वो वायरस नहीं है, और होस्ट जो है वो उस इन्वायरमेंट में जाता है, तो स्पिल ओवर होने के चांसेस होते हैं, वो वायरस उस इन्वायरमेंट में घुस जाएगा। ठीक है, तो इसी इसी चीज़ को स्पिल ओवर रिस्क कहा जाता है।
फिर है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। इसको 1989 में सेटअप किया गया था G7 द्वारा। उनकी जो पेरिस समिट थी उस समय, वहाँ पे उन्होंने डिसाइड किया था कि ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंसिंग केसेस को देखने के लिए और रोकने के लिए, ठीक है, एक बॉडी सेटअप करनी है जिसको फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स नाम दिया गया। इसका जो FATF का जो हेड सेक्रेटरीट है वो OECD के हेडक्वार्टर में है, जो कि पेरिस में है, ठीक है। इसमें अभी 37 मेंबर हैं और 2 रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस इसके पार्ट हैं, ठीक है। और इंडिया जो है FATF में ऑब्जर्वर था, 2006 में बना था, ठीक है। 2006 में इंडिया ऑब्जर्वर के रूप में उसमें शामिल हुआ और 2010 में वो मेंबर कंट्री बना, ठीक है। 34th मेंबर कंट्री इंडिया थी। FATF 2 लिस्ट मेंटेन करती है, एक ग्रे लिस्ट और एक ब्लैक लिस्ट, ठीक है। ग्रे लिस्ट को ऑफिशियली कहा जाता है जुरिसडिक्शन अंडर इंक्रीज मॉनिटरिंग। इसमें अभी 23 कंट्रीज हैं। लास्ट ईयर यूनाइटेड अरब अमीरात को इस लिस्ट में रखा गया, उसके पहले पाकिस्तान इसमें 4 साल से थी, इस साल इसको निकाला गया, ठीक है। इसके अंदर जो भी रहती कंट्रीज, उनको जो वर्ल्ड बैंक या ADB हैं, ठीक है, उनसे लोन मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। ब्लैक लिस्ट में वो कंट्रीज होती हैं जिनको नॉन कोऑपरेटिव माना जाता है और उनको इन सब चीज़ों से एकदम से बाहर कर दिया जाता है, ठीक है। उसमें इस समय 2 ही कंट्रीज़ हैं, ईरान और नॉर्थ कोरिया, ठीक है। तो ये थे आज के हमारे करंट अफेयर्स। सुनने के लिए धन्यवाद।